नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, 60% से ज्यादा वोटिंग। कई बड़े नेताओं ने डाले वोट। छठे चरण के लिए प्रचार तेज। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, कांग्रेस उपाध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो की जनसभाएं। चुनाव आयोग की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला। प्रचार के लिए मुख्तार अंसारी की पैरोल अर्जी खारिज। मणिपुर में वामपंथी दलों ने किया तीसरे मोर्चे का गठन। आम आदमी पार्टी, एनसीपी समेत 7 दल शामिल। भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में आज 5वें दौर के लिए मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर की 51 सीटों पर तकरीबन 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। इन सीटों पर 218 निर्दलीय समेत 607 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के वोटिंग के साथ ही 403 में से 313 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर लोगों का उत्साह देखते बना। इन सीटों पर 607 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनमें 40 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। 57.09 in 2012 and 55.58 in 2014. As against that, at 5 p.m. we were clocking 57.36% and counting, which we feel might go up to 60. सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिखी। युवाओं के साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौर में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार अमेठी सीट पर, जबकि सबसे कम 6 उम्मीदवार कपिलवस्तु और एटवा सीट पर हैं। जातिवाद खत्म होना चाहिए और शिक्षा का सबसे, स्वास्थ्य सेवाएं, सब सुविधा यहाँ उपलब्ध होनी है। और बेरोजगारी तो मेन है। युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, इसलिए सबसे बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी दूर। यहाँ हमेशा शांति रहती है, लेकिन बाहरी लोग आके बवाल मचाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। यहाँ तो न शिक्षा के बारे में दिख रहा, न स्वास्थ्य के बारे में दिख रहा है, हमको किसी भी प्रकार से नहीं दिख रहा है। तो इसलिए तो विकास तो हर तरह से करना है अमेठी का, चाहे जो आए। इस दौर में सबसे ज्यादा 51 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी 50, आरएलडी 31, समाजवादी पार्टी 43 और कांग्रेस 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 218 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मौत के चलते अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर इस दौर में वोटिंग नहीं हुई। इस सीट पर 9 मार्च को मतदान होगा। 2012 के पिछले चुनाव में इन 52 सीटों में से समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर अव्वल रही थी। कांग्रेस और बीजेपी को 5-5 सीटें, जबकि बीएसपी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटों पर पीस पार्टी का कब्जा हुआ था। फैजाबाद से श्याम सुंदर के साथ बहराइच से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पंचानन मिश्रा बहराइच से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पंचानन, हमने देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका राजनीतिक तौर पर तो सभी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की जो वोटिंग हुई उसमें जनता ने किन मुद्दों पर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया? दीपक, अगर हम मुद्दे की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा वो, चाहे अक्रॉस यूपी आप चले जाए, जितने भी चरण हमने कवर किए, जो 5 चरण तक के हुए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। लोग ये कहते हैं, हमने जो लोगों से बातचीत की उसमें ये है कि वो कहते हैं हमें भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सम्मान के साथ हम जो है वो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो यहां तक की बातें लोग कह रहे हैं। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, ये तो एक मुद्दा है ही है। लेकिन इस बीच जो बयानबाजी लगातार चल रही है जो सारे दलों की तरफ से, उसने भी कहीं न कहीं मुद्दों को, जो विकास के मुद्दे से चुनाव शुरू हुआ था, इस चुनाव के पहले जब सारे दल विकास की बातें कर रहे थे, वो अब भटक कर कहीं न कहीं दूसरी दिशा में आया है। चाहे वो ध्रुवीकरण की बात है, उसको एक शब्द दे सकते हैं कि उस दिशा में आ रहा है। लेकिन जो एक मूलभूत स्वास्थ्य का मुद्दा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हमेशा रहना चाहिए, जो इंसेफेलाइटिस की बात होती है, उस जैसी गंभीर मुद्दे पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है।
तो कुल मिला के ये है कि मुद्दों में भटकाव है, लेकिन हाँ ये है कि चुनौती भरा चुनाव इस बार सभी के लिए है। समाजवादी पार्टी के स्टेक्स कुछ ज्यादा ही इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ इस पांचवें चरण में 51 सीटों में से 37 सीटें पिछली बार जीती थी, बल्कि आगे आने वाले जो 2 चरण हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं जहां 89 सीटें हैं, उनमें से पिछली बार लगभग 50 सीटें वहां पर जीती थी समाजवादी पार्टी ने। तो उसके लिए बड़ी चुनौती, और चुनौती इस बात के लिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं यहाँ समाजवादी पार्टी सरकार पर कि भेदभाव करती है वो धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। उसका जवाब यहाँ पर अखिलेश यादव दे रहे हैं। और दूसरा, बीएसपी की तरफ से जो मुस्लिम सीटें, मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिए हैं, उनका एक रिस्पांस अच्छा मुस्लिम्स की तरफ से अगर मिलता है और वोटों का बंटवारा होता है तो काफी, तो ये देखना होगा कि वोटों का बंटवारा क्या होता है, नहीं होता। और दूसरा, विकास पर क्या ध्रुवीकरण हावी होता है, ये देखने वाली बात इन चुनावों में जरूर एक महत्वपूर्ण बात होगी। शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए। 5वें दौर के चुनाव में कई महत्वपूर्ण उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया। इस दौर में अमेठी और अयोध्या जैसी वीआईपी सीटों के लिए भी वोटिंग हुई। 5वें चरण में जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं, उनमें अयोध्या काफी अहम है। यहां सुबह मतदान शुरू होते ही लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। इस दौरान बीजेपी नेता विनय कटियार, समाजवादी पार्टी उम्मीदवार पवन पांडे और बाबरी मामले में पक्षकार हाजी महबूब वोट डालने पहुंचे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसी की सारी व्यूहरचना है और भारी मतों के साथ जीतेगी। और अयोध्या के अंदर ही नहीं, इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही, सब जगह जीत रही है। पूरे बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अयोध्या फैजाबाद की महान जनता समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना आशीर्वाद दे रही है। हिंदू हो या मुसलमान, वो चाहती है कि मैं सुकून से जिंदगी गुजारूं, अच्छे से रहूं, मैं मोहब्बत प्यार से रहूं, और कुछ नहीं। देखिए, विकास के नाम पर मैं वोट जरूर दिया हूं। मैं चाहता हूं मेरी अयोध्या में खुशहाली हो और हम लोग एक प्यार मोहब्बत से रहें। 5वें दौर में अमेठी विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें लगी हैं। यहां से कांग्रेस नेता संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी पत्नी अमिता सिंह कांग्रेस से भाग्य आजमा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां विवादों में घिरे गायत्री प्रजापति को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, जिस तरीके से हमने काम किया है और जनता ने मुझ पर विश्वास और भरोसा किया था, और 5 साल में मैंने जो है जनता की सेवा की है और जनता पर विश्वास और भरोसा है। और निश्चित तौर से जनता जो है जिस तरीके से आंधी चल पड़ी सभी बूथों पर, एक गरीब किसान मजदूर नौजवानों सबकी दुआएं आशीर्वाद है। यहाँ पे 20 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो जनता कष्ट में क्यों होती? जनता कष्ट में है, इसका मतलब है कि कोई विकास नहीं हुआ है। आप क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। 5वें चरण में अमेठी में सबसे ज्यादा 24 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस दौर में 11 जिलों की कुल 51 सीटों के लिए वोट डाले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और श्याम सुंदर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से, उनका रुख करते हैं। श्याम, राम मंदिर आंदोलन यानी कि 1991 के बाद से लेकर 2007 तक हमने देखा कि अयोध्या पर बीजेपी का एक छत्रराज था, कब्जा था, लेकिन 2000 के बाद से ये सीट बीजेपी के पास अब नहीं है। आज के वोटिंग को देखकर आपके लोगों से जो बात हुई होगी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? बीजेपी के लिए अयोध्या क्या अभी भी टेढ़ी खीर है या इस बार कुछ आस ज्यादा ही लगा रही है बीजेपी? देखिए, जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या बड़े लंबे वक्त तक उनकी राजनीति का केंद्र रहा, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है तो कहीं ना कहीं वो रास्ता अयोध्या से होकर ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पहुंचा। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी से छीन ली थी। 25 बरस के बाद अयोध्या सीट भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को रिपीट किया है, जबकि वेद गुप्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की दिक्कत यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय से अपने उम्मीदवार को उतारा है, और उस वजह से जो त्रिकोणीय मुकाबला बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सकता है। उसी तरह से अगर फैजाबाद के दूसरी सीटों की अगर बात करें इस जिले की, तो यहाँ
यहाँ पर एक और सीट है रुदौली, जिसको भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जीतने में कामयाब रही थी। और मैं ये बता दूं कि 5 सीट जो हैं उसमें सिर्फ रुदौली एक सीट थी जो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार मिली थी। इस बार भी वहां पर क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के ही जो उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो सीट भी वो जीतने में कामयाब हो सकती है। लेकिन बाकी जो 3 सीट है वहां पर अलग अलग तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं। बीकापुर एक सीट है जहां पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी सीधी टक्कर नजर आती है, तो और गोसाईगंज में भी इसी तरह के कुछ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी को पिछली बार अंबेडकर नगर और फैजाबाद की 10 में से 9 सीटें मिली थी। वैसे उस स्थिति को बनाए रखने में समाजवादी पार्टी को ने काफी पसीना बहाया है, लेकिन वैसा शो समाजवादी पार्टी रिपीट कर पाएगी, यहाँ पर कम से कम अभी वो फील नहीं मिल रही है। हालांकि वो लड़ाई में जरूर है लगभग हर सीट पर। मैं वापस थोड़ा सा अयोध्या वाले मुद्दे पर ही आना चाहूंगा श्याम, और बीजेपी की एक बार फिर से बात करूंगा। इस बार बीजेपी ने घोषणा पत्र में बाकायदा राम मंदिर को जगह दी है, कहा कि कानून के दायरे में जितना कोशिश वो कर सकते हैं मंदिर बनाने के निर्माण में वो करेंगे। तो क्या इसका धरातल पर कोई फायदा, कोई चुनावी फायदा मिलता हुआ देख रहे हैं आप बीजेपी को? देखिए, जहां तक राम मंदिर का सवाल है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, अगर आप समाजवादी पार्टी की तरफ देखेंगे, अगर मुलायम सिंह यादव यहां पर मुसलमानों के मसीहा कहे जाते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जब बाबरी मस्जिद को लेकर आंदोलन चल रहा था और वहां पर कार सेवक आए थे, उस वक्त में पुलिस फायरिंग हुई थी और बाबरी मस्जिद को बचाया था मुलायम सिंह यादव ने, उनकी सरकार थी उस वक्त में। और उसी तरह से फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक कोर इशू रहा लंबे वक्त तक। जैसे कि मैंने कहा कि सत्ता के केंद्र में अगर आज भारतीय जनता पार्टी है तो वो रास्ता कहीं ना कहीं अयोध्या से होके गुजरा है। तो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो बहुत खुलकर उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर की बात की और एक ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश की। और ये नहीं कहा जा सकता है कि उस प्रचार ने बिल्कुल काम नहीं किया है। निश्चित तौर पर जब आप विकास की बात कर रहे थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने पुलिस में रिफॉर्म किया है, अब 100 नंबर की वैन आपको सड़कों पर नजर आती है, बिजली की सप्लाई जो है वो भी इंप्रूव हुई है, सड़कों की हालत में भी कुछ न कुछ सुधार हुआ है। तो ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं हुआ है ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, कॉन्क्रीट इश्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट थे जहां तक मतदाताओं का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसा चल रहा है छठे दौर का चुनाव प्रचार। अमेरिका में श्रीनिवास की हत्या का विरोध, कंसास में नफरत की राजनीति के खिलाफ रैली, दोषी को कड़ी सजा देने की मांग। देखिए पहली खबर, हत्या का विरोध, रात 8 बजे। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। आई एम भूपेन हजारिका। वारिस शाह देख के चलो, ही नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आया शेर, कबे टकला चलो। पहली बार जब हमसे मिले तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पाया। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार मिले, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर।
उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियां करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ में चुनावी जनसभा कर विरोधियों की जमकर आलोचना की, तो बलिया में अमित शाह ने बीजेपी को बहुमत का दावा किया। उत्तर प्रदेश में अब 2 दौर की वोटिंग बची है। 5वें दौर के बाद अब छठे दौर के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार के डर से अखिलेश यादव ने मजबूरी में कांग्रेस से गठबंधन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता किसी भी अवसरवादी गठबंधन को स्वीकार करने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी को डर लग गया कि अब जीत नहीं पाएंगे, किसी की मदद लग जाएगी, और इसलिए आनन फानन में वो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बलिया में रैली की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर राज्य की जनता के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। ये सपा, ये बसपा, उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार आने पर भेदभाव की राजनीति खत्म होगी और तेजी से प्रदेश का विकास किया जाएगा। मित्रों, हमने तय किया है 40 नई डेयरियां बनाएंगे, 25 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 80 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे। आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसको डिग्री का कॉलेज भी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 7 जिलों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं आखिरी दौर में 8 मार्च को 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोरखपुर में सोमवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साझा रैली की। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बलिया में, जबकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देवरिया में चुनावी सभाएं करने पहुंचे। दोनों नेताओं ने जनता से कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनने पर ही किसान मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ उद्योगपतियों के हित में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपए का जमा किया था, वैसे मोदी को यह चाहिए कि मोदी के किसानों का कर्जा माफ करे। आपने 1,40,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 50 उद्योगपतियों को माफ किया। आने वाले समय में आप 6 लाख करोड़ रुपए माफ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का किसान रो रहा है। इधर देवरिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव आने वाले वक्त में देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री को विकास के मुद्दे पर बहस करने की खुली चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक मेट्रो ट्रेन नहीं चला पाए। गोरखपुर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की साझा रैली में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर प्रधानमंत्री को विकास के मुद्दे पर बहस करने की खुली चुनौती दी। हमारे शहर के और ग्रामीण के दोनों साथी ये सरकार बनाने के लिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम सरकार बनाने के लिए आपसे मदद मांगने आए हैं। जहां हमें पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चरण में भी जनता ने आगे किया है। आपसे 2 नौजवान नेता वोट मांगने आए हैं। 2 नौजवान नेता आपसे मदद मांगने आए हैं। बताओ, मदद करोगे कि नहीं करोगे? मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएसपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की जुगत में है। उन्होंने कहा कि लोग होशियार रहें और विकास के नाम पर उनके उम्मीदवारों को जिताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के लिए बीएसपी भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। पार्टी प्रमुख मायावती ने आज अपनी रैलियों में बीजेपी के खिलाफ कड़े तेवर दिखाए, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तंज कसे। मायावती ने बीएसपी को 300 से ज्यादा सीटें आने का दावा किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ रही बीएसपी ने छठे और 7वें दौर के लिए प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आजमगढ़ और कुशीनगर जिले में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने बीजेपी के चुनावी वादों पर तंज कसे और काले धन से लेकर नोटबंदी जैसे मुद्दों पर बीजेपी की सबसे ज्यादा आलोचना की। मैं अपने किसान भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या किसी भी एक किसान का 1 रुपए का भी कर्जा माफ किया गया है?
मैं समझती हूँ नहीं। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदों की तरह ही केवल हवाई व कोरे जुमलेबाजी ही बनकर रह गए हैं। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को प्रदेश के पिछड़ेपन की वजह बताया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव नतीजा आने के बाद समाजवादी पार्टी बुरी तरह से टूट जाएगी। समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही या खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी, और यदि इसमें कुछ कमी रह भी गई तो उसे फिर इनके खुद के चाचा शिवपाल यादव ही जरूर पूरा कर देंगे। मायावती ने विरोधी दलों पर मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारियों से जनता को लुभाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुंबई और दिल्ली में रह रहे यूपी के प्रवासी लोगों के अपमान के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसपी नेता और विधायक मुख्तार अंसारी के प्रचार के लिए पैरोल की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हिरासत में पैरोल की अनुमति देने वाली निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि चुनाव लड़ने का अधिकार किसी उम्मीदवार को अपना प्रचार करने के लिए रिहाई का अधिकार नहीं देता, और अगर उम्मीदवार किसी कथित अपराध की वजह से हिरासत में है तो यह अदालत की मर्जी होगी कि प्रचार के लिए पैरोल पर रिहा करें या नहीं। चुनाव आयोग ने निचली अदालत के पैरोल के फैसले पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में अंसारी पर दिल्ली की अदालत में ट्रायल चल रहा है। आयोग का मानना है कि मुख्तार पैरोल मिलने पर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कई और राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। इनमें 7 दलों का एक तीसरा मोर्चा और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी भी शामिल है। मणिपुर में वामपंथी दलों ने आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ मणिपुर नाम से एक तीसरे मोर्चे का गठन किया है। वाम दलों का दावा है कि उनका गठबंधन राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा। So many ethnic tribes, then many other cultural language differences. It's a time for us to work together for a peace and peaceful coexistence, and looking into all these, we have gathered together like-minded people. We are open because we want to fight against these two, ruling parties, one at the center and one at the state level. So this is why we wanted to form this left and democratic front. गठबंधन में सीपीएम को 8, सीपीआई को 2 और मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट को 14 सीटें मिली हैं। एमएनडीएफ को उम्मीद है कि इस बार वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। You may heard it also, this economic blockade. This is a very big issue of the state. This is not a question of a day. This is for the last many years, and it is a routine process. So state government is not keen to solve the problem till today. इसके अलावा इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी और मणिपुर पीपल्स पार्टी भी चुनाव मैदान में हैं। 2012 में एमपीपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उससे पल्ला झाड़ लिया है। Excluding Congress and BJP, some parties are forming alliance like JDU, CPM, CPI, NCP and Trinamool Congress, but they are approaching us to join their alliance, but we say no. मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में 20 और घाटी में 40 सीटें हैं। घाटी की सीटों पर मैतेई तबके के लोग ही निर्णायक हैं, जबकि पर्वतीय इलाकों में नगा वोटरों की तादाद ज्यादा है। वे केरल की तर्ज पे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार और विकास उनका खास नारा है। लेकिन जिस तरह का ध्रुवीकरण नए जिले बनाने के नाम पे हुआ है, उस ध्रुवीकरण में उनकी ये पार्टियां कहां टिकेगी, यह एक सवाल है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुर में बीजेपी के लिए प्रचार किया। चंदेल में एक चुनावी सभा में किरण रिजिजू ने कहा कि राज्य की बदहाली के लिए सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण मणिपुर विकास की पटरी से उतर चुका है। उन्होंने समूचे उत्तर पूर्व में उग्रवादी संगठनों के पनपने के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि नगा समझौते को वक्त आने पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
और नॉर्थ ईस्ट को एक तरफ से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल में जो बर्बादी किया है उसी का नतीजा है आज इतना उग्रवादी, इतना जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पनप रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये कैसे पैदा हुआ? ये कांग्रेस का ही देन है। इसलिए ये ऐतिहासिक, ये हमारे लिए चुनाव है। इस बार कांग्रेस को यहाँ से हराना पड़ेगा। अगर मणिपुर का विकास करना है तो कांग्रेस को हराना बहुत जरूरी है। बात उत्तराखंड की। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान हरिद्वार में बिना इजाजत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सोमवार को चुनाव आयोग से शिकायत की। मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी की अगुवाई में कांग्रेसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि हरिद्वार में रोड शो के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम हरीश रावत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी 10 फरवरी को बिना इजाजत के रैली करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पहले स्थानीय स्तर पर इस मामले को उठाया। जब स्थानीय स्तर पर केवल आयोजक के नाम पर एक छोटे पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस दिया गया तो हमने कहा नहीं, नाउ इट इज फाउल, ये गलत हो रहा है और इसलिए हम इलेक्शन कमीशन के सामने आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।